हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द माय चैनल। और जैसा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, तो जो एजुकेशन सिस्टम में इस पॉलिसी के तहत जो बदलाव हुए हैं या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो पहले की जो शिक्षा नीति थी उससे क्या डिफरेंस है और कितने कारगर सिद्ध होते हैं आगे आने वाले समय में। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो किस चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने सही कहा है कि अगर देश में अगर कोई बड़ा बदलाव करना है, तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन पॉलिसी, मतलब उसकी जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो 34 साल बाद हुए हैं। काफ़ी लंबे समय बाद इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो देखना होगा कि ये जो पॉलिसी है किस हद तक कारगर सिद्ध होती है। और 34 साल बाद जो चेंजेस आए हैं, इससे पहले जो चेंजेस हुए थे वो 1968 में हुए थे चेंजेस। और इसके पहले जो चेंजेस हुए थे वो 1986 में हुए थे। और उसके पहले 1968 में, मतलब जो सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। और इसके पहले 1968 में हुए थे शिक्षा नीति में चेंजेस। तो जो इसका जो मसौदा तैयार किया है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इसका मसौदा तैयार किया है। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पहले इसके पहले इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने अपने जो रिकमेंडेशन हैं वो 2019 में प्रस्तुत कर दिए थे। तो उसी के तहत ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बहुत से लोगों से डाटा इकट्ठा किया गया है और उसके बाद ये नई शिक्षा नीति पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इस 34 साल बाद इसमें चेंजेस हुए हैं। और इससे पहले 1986 में इसमें बदलाव किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो 10+2 की प्रक्रिया में बदलाव करके, जो पहले हम लोग ने जो पढ़ा हुआ है 10+2 की प्रक्रिया थी, उसमें बदलाव करके 5+3+4 का सिस्टम इस पर लागू कर दिया गया है। और इसमें अलग अलग स्टेज बना दिए गए हैं। जैसे फाउंडेशन स्टेज है, उसमें प्री प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी के 2 साल शामिल किए गए हैं। मतलब जो फाउंडेशन स्टेज रहेगी वो 5 साल की रहेगी। और इसमें कक्षा 5 तक आपको लोकल लैंग्वेज, मतलब स्थानीय भाषा पढ़ाई जाएगी। मतलब जैसे कि किसी राज्य की स्थानीय भाषा हिंदी है तो उसे हिंदी पढ़ाई जाएगी। यदि जो जैसे महाराष्ट्र में यदि स्थानीय भाषा जहाँ पर चलती है वो मराठी पढ़ाई जाएगी। बंगाल में है तो बंगाली पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो और जो मिडिल स्टेज है उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक किया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक किया गया है। और सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक किया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जाएगी। मतलब जो जहाँ का है उसके हिसाब से क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। यदि जो तमिलनाडु से है तो उसे तमिल पढ़ाई जाएगी, महाराष्ट्र से है तो मराठी पढ़ाई जाएगी, या जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग व इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कक्षा 6वीं क्लास से ही उसके स्किल डेवलपमेंट, उसके जो स्किल्स है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे जाके उसे ज़्यादा परेशानी को सामना ना करना पड़े। इसलिए कक्षा 6वीं क्लास से ही स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इंटर्नशिप वगैरह भी कक्षा 6वीं से ही स्टार्ट कर दी जाएगी उसकी। तो ये आपको याद रखना है। कक्षा 10 के बाद अपना पसंदीदा विषय ले सकते हैं और इसमें सेमेस्टर जैसी प्रक्रिया को लाने की बात कही गई है। तो मतलब इसमें कक्षा 9वीं 10वीं से ही आप अपने जो पसंदीदा विषय हैं उनको चुन सकते हैं। जैसा कि हम जैसे कि पहले क्या था कि 11वीं के बाद हमें कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनना पड़ता था, या तो मैथ या बायो या फिर कॉमर्स या आर्ट्स है या एग्रीकल्चर है, ये स्ट्रीम्स हमें चुनना पड़ता था। तो अभी 9वीं के बाद ही आप कोई भी विषय ले सकते हैं। कोई भी विषय कहने का मतलब, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं।
केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री के साथ आपको बायो पढ़ना है तो आप ले सकते हैं। मतलब एक पूल बनाया जाएगा, उसमें कुछ सब्जेक्ट रखे जाएंगे, उसी के सब्जेक्ट के हिसाब से आप उन्हें चुन सकते हैं। और ये बहुत, और 3 या 4 वर्ष के ग्रेजुएशन सिस्टम में किसी भी साल में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। मतलब इसमें ये किया गया है कि कि जैसे कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन है, यदि जैसे कि बीए की डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है। तो इसमें आपको याद रखना है, जो 3 साल की डिग्री वाले कोर्स हैं उनमें आपको पहले साल में यदि पढ़ाई करते हैं या किसी कारणवश आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो, और सेकेंड ईयर की पढ़ाई आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी तरह यदि आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आप 3 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री तो मिलती ही थी, जो वो मिलेगी। तो 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपको याद रखना है। और अब से ये कर दिया गया है कि जैसे कि 12वीं कक्षा के बाद आपको यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अभी भी कुछ एग्जामों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते थे, जैसे कि आईआईटी होता रहा है, एआई ट्रिपल ई था, और अपने अपने स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम थे, मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए। तो वो अब किसी भी कॉलेज में आपको, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, यदि उसमें आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस। तो एमए के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। मतलब एमए के बाद हम यदि एमए कर लेते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे एमए, और उसके बाद हमें एमफिल का कोर्स करना पड़ता था, उसके बाद हम पीएचडी का कोर्स कर पाते थे। तो लेकिन इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें चेंज करके ये कर दिया गया है कि एमए करने के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। मतलब डॉक्टरेट की उपाधि के लिए जो मिलती है पीएचडी, उसके लिए सीधे एमए के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। और जो बीएड का प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन के बाद करने के बाद जो बीएड होता था, जैसे टीचर बनने के लिए हमें बीएड क्वालिफिकेशन मांगता है ज़्यादातर। तो जो बीएड का कोर्स होता था पहले अमूमन 2 साल का होता था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 4 साल की करने की प्रक्रिया चल रही है। और 2030 तक सभी जिलों में कम से कम एक ऐसा कॉलेज खोला जाएगा जो सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करा सके। मतलब इसका एक कहने का मतलब है कि जो 2030 तक है उसे जो अपने देश है, सभी देश के सभी राज्यों में जितने भी जिले हैं वहाँ पर कम से कम एक ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, या जो स्किल्स स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराई की जाएगी। उसमें प्रयोगशालाएं होना चाहिए, एक एक हाईटेक लाइब्रेरी भी होगी, प्रयोगशालाएं होंगे। मतलब एक ऐसा कॉलेज तैयार किया जाएगा हर जिले में जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध होंगी। और चलिए, जो संस्कृत को महत्व देते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो जैसा कि कहा जाता है कि जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। और सबसे पहली जो भाषा है संस्कृत को मानी जाती है। तो उसी को देखते हुए भारत में कम से कम संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात कही गई है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो पहले अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो मनमानी फीस लेते थे और मनमानी फीस लेकर लूटते थे, तो उन पे रोक लगाई जाएगी। और इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत सरकार ने कहा है कि जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो 6% है वो शिक्षा में खर्च किया जाएगा। उसका जो 6% है वो शिक्षा में खर्च किया जाएगा। पहले पहले ये जो था ये लगभग 2 से 2.5% था जीडीपी का शिक्षा के लिए। और आपको याद रखना है कि जो 1% था वो हेल्थ के लिए खर्च किया जाता है। तो ये जो बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसका नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था
उसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, जो कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड से अपनी लोकसभा सीट से आते थे। तो अब ये पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे, तो अब ये शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।